नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ स्पर्श पुस्तक की एक कहानी के प्रश्नोत्तर के साथ, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है सीबीएसई बोर्ड के। तो बच्चों, आज हम लोग डायरी का एक पन्ना पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को पाठ प्रवेश पर ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। पाठ प्रवेश आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं हर बार ये बात बता रही हूँ क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि इस पूरे पाठ में आखिर है क्या। तो मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए कि यहाँ बताया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा और उसके बाद अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने अलग अलग तरीक़ों से इस युद्ध में अपना पार्ट निभाया था, अपना किरदार निभाया था। तो जिस तरह से सबने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे, उसमें से सीताराम केसरिया जो थे वो भी एक थे। और वो अपने दिन प्रतिदिन की जो भी बातें उनके साथ गुजरती थी या वो देखते थे, सबको एक डायरी में लिखा करते थे। दर्ज करना मतलब डायरी में लिखते थे, नोट करते थे। तो ये जो कहानी है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं निबंध डायरी का पन्ना, वो 26 जनवरी 1931 की पूरी घटना का क्रम बताया गया है इसमें, और उसी का लेखा जोखा मतलब कि उसी के बारे में पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सीताराम केसरिया और वहाँ के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बड़े जोशो खरोश से मनाया था। और इसके लिए अंग्रेज प्रशासकों ने उस समय भयंकर विरोध किया था। कई नोटिस निकले थे उनके तरफ से, उसको भी ना मानने के बाद लाठीचार्ज हुआ, पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस को मनाने का उत्साह था उस दिन, वो फिर भी रोका नहीं जा सका। उन जुल्मों के बावजूद उस उत्साह को दबाया नहीं जा सका। उसमें स्त्री पुरुष सब ने मिलकर भागीदारी किया और अंत में उन लोगों ने झंडा फहरा ही दिया था। तो ये चीज़ को पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब मूल भाव पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकेंगे। अब आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। मैं पूरा पाठ अभी नहीं पढ़ा सकती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि पूरा पाठ पढ़ाने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अभी आपके पास टाइम नहीं है। सॉरी इसके लिए एक बार फिर से, क्योंकि मैंने लेट से वीडियो बनाना शुरू किया है। बच्चों, पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इस दिन देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर, इतने जोश व खरोश से, इतने जुलूस के साथ पहली बार मनाया गया था, इसलिए ये विशेष था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? प्रश्न का उत्तर है पूर्णोदास पर। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो आपको मिलेगा इस जगह पेज नंबर 70 में। अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा तथा वहां से हटा दिया। अगला प्रश्न है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? तो इसमें आप लोग अपने से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। वो संकेत देना चाहते थे कि अब वो गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो संकेत देना चाहते थे कि स्वतंत्रता बस आ ही गई है और स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ही लिया है। गुलामी का विरोध करना चाहते थे। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर गुलामी के विरोध और स्वतंत्रता को प्राप्त करने का संकेत लोग देना चाहते थे। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, जुलूस और सभा ना होने देने के लिए, झंडा फहराने से रोकने के लिए और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? जो कि आपको चैप्टर जहां शुरू होता है वहीं पे दिखेगा। ये देखिए, इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियां की गई थी। गत वर्ष का अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी कि जो पहला आज़ादी का उत्सव मनाया गया था वो साधारण तरीके से मनाया गया था। पर इस बार जो जितना दे सकते थे, धन से या शारीरिक क्षमता से जो जितना कर सकते थे, उन्होंने उतना दिया, उतना देने की कोशिश की। केवल प्रचार में ही
2000 रुपये खर्च हो गए थे। 2000 उस समय बहुत ज़्यादा होते थे और सारे काम का भार अपना समझते हुए सब लोगों ने अपने ऊपर लिया था और इस तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर उन्होंने समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। मकान ऐसे सजाए गए थे जैसे मान लो कि स्वतंत्रता मिल ही गई हो। तो इस प्रकार की तैयारियां उस दिन की गई थी। अगला प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। लोग पहले घबराए हुए थे कि पुलिस के नोटिस को नज़रअंदाज करके इतना बड़ा जुलूस निकाला गया है, लेकिन पुलिस ने जब थोड़ा सा ढील दे दिया तो उसके बाद जुलूस आगे बढ़ने लगी। लेकिन फिर पुलिस अपना रंग दिखाने लगी, यानी कि फिर से उन्होंने विद्रोहियों पर आतंक जुल्म ढाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। वह उत्साह और वह भीड़ देखकर ऐसा महसूस होता है कि आज जो बात थी वो बिल्कुल निराली ही थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए पेज नंबर 71 में पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। और इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला, बिल्कुल विपरीत नोटिस निकला काउंसिल की तरफ से कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। बच्चों अगर आप इसको लिखकर याद कर सके तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि अनेक धाराओं के तहत इस सभा को गैर कानूनी घोषित किया गया है और इसमें जो भी भाग लेंगे उन सबको दोषी समझा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ काउंसिल ने इसके ठीक विपरीत नोटिस निकाला और उसमें उन्होंने बताया गया कि मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी और इसमें आम लोगों की उपस्थिति होनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक विपरीत जरूर लिख दीजिएगा कि क्या, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या अंतर था। इसलिए धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया, उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। धर्मतल्ले के मोड़ पर सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया था और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से निकली। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई, फिर उन्होंने डंडे चलाने शुरू कर दिए। भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए और बहुत सारे लोगों के घायल हो जाने की वजह से धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपको स्वयं से लिखना होगा। आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों के फोटो इसलिए उतरवा रहे थे ताकि वो समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों के द्वारा जनसाधारण को देश के कोने कोने में अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुल्मों से आगाह कर सके और उनको स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सके। अब प्रश्न ख, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। तो इसको 2-3 जगह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पहले तो यहाँ देखिए कि स्त्रियां जो थी, लड़कियां जो थी, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने भी विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी और मदालसा आदि ने जाकर के वहां पर लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया, बताया और फिर बाद में औरतों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जुलूस में भाग लिया। फिर जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया उसके बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर स्वयं वहां से आगे बढ़ी और जब धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया तो स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई पुलिस के विरोध में। उसके बाद उन्होंने विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस को आगे बढ़ाया। बहुत सी स्त्रियां उस दिन जेल भी गईं। लगभग 105 स्त्रियां पकड़ी गईं, गिरफ्तार की गईं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी स्त्रियों के मामले में। तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, 2-3 जगहों से मिला के जो मैंने बोला आप वही सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुन के लिखिए, बेहतर रहेगा।
जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई वो यहाँ पे आपको मिलेगा। 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी वहां पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात में सबको छोड़ा गया था। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां गिरफ्तार नहीं हुई थी। वहां पे बहुत से लोगों को इतनी मार पड़ी थी कि बहुत बहुत जख्मी हालत में थे वो लोग। और जानकी देवी के साथ वहां वे लोग गए जिनको चोट लगी थी उनकी देखभाल के लिए। तो ये वाला चीज़ आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि वहाँ बहुत लोगों को मारा पीटा गया था। यहाँ तक कि मदालसा भी पकड़ी गई थी। 105 स्त्रियां पकड़कर लाल बाजार जेल में भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ पर जो जख्मी लोगों थे उन लोगों के लिए फिर कांग्रेस ऑफिस में फ़ोन करके उनकी देखभाल के लिए लोगों को बुलाया गया। मदालसा आदि भी तकलीफ में थी, उन लोगों को भी चोट लगी थी। फिर वहाँ से लोग आए जिन लोगों ने उन जख्मी लोगों की देखभाल की, जिसमें डॉक्टर दास गुप्ता भी थे जो जख्मी लोगों के इलाज के तो कर ही रहे थे, साथ ही फोटो भी उतरवा रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित है? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए उस कानून की बात की जा रही है जिसमें उन लोगों ने सभा आयोजित करने से मना किया था और उसे गैर कानूनी घोषित किया था। और झंडा फहराने से, स्वतंत्रता की घोषणा करने से भी उन लोगों ने मना किया था, जिसका कि यहाँ पे विरोध किया गया। कानून को भंग करना हालांकि सही नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार से भारतीय लोगों पर जुल्म कर रही थी, जिस प्रकार से उनका शासन चल रहा था, देश को कमजोर किए जा रहे थे वे लोग, ऐसे समय में उनके अमानवीय कानून को भंग करना सर्वथा उचित था ताकि हम अपने देश को आज़ाद कर सके और अपने देशवासियों की परिस्थितियों में सुधार ला सके। जैसा कि हमने इस पाठ में भी देखा कि वहाँ पे सैकड़ों लोगों को लाठी मारकर तकलीफ पहुंचाई गई, उनको जुलूस निकालने से रोका गया, उनकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाया गया। तो ऐसे हालत में इनका विरोध करना बिल्कुल सही माना जाता है। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि यह दिन इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अपूर्व कहलाया। इसकी वजह यह थी कि इसमें पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कलकत्ता में जुलूस निकाला गया था और स्त्रियों ने भी बराबर भागीदारी की थी। अंग्रेजों द्वारा इस जुलूस को गैरकानूनी बताने के बावजूद उनके विरोध में जिस प्रकार से जन सामान्य ने भाग लिया और जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह से इस कार्यक्रम को पूरा किया, वह ये दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि लोग अब अंग्रेज़ों के जुल्म को ज़्यादा दिन तक सहेंगे नहीं, जिससे कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई और अंग्रेज़ों के भी होश उड़ गए। इस दिन को अपूर्व मानने का एक कारण ये भी था कि कलकत्ता के नाम पर जो कलंक लगा था कि वहाँ आज़ादी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, लोग विद्रोह नहीं कर रहे हैं, वो भी इस जुलूस की वजह से धुल चुका था। यहाँ पे लिखा गया है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा लेखक सीताराम केसरिया बताना चाहते हैं कि आज अर्थात 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जो अपूर्व घटना घटी, अर्थात जो जुलूस निकला, अंग्रेज़ों का विरोध किया गया और उस झंडे को फहराया गया जिसको कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली गई, वो अद्भुत था। और इसी अद्भुत घटना के साथ, इस अपूर्व कार्यक्रम के साथ सारा देश ये मानने को तैयार हो गया कि कलकत्ता में भी अंग्रेज़ों के विरोध कार्रवाई की जा रही है। जो कलंक कलकत्ता के ऊपर लगा हुआ था कि वहाँ के लोग अंग्रेज़ों के विरोध में या आज़ादी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो कलंक आज इस सफलतापूर्वक किए गए जुलूस के साथ ही धुल चुका था।
दूसरा है खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा नोटिस आया था कि इस सभा में भाग लेने वाले दोषी माने जाएंगे, लेकिन काउंसिल ने उस नोटिस को अनदेखा किया और फिर भी इस जुलूस को निकाला। अंग्रेजों के सारे जुल्म को सहे, मार खाई, जेल गए, लेकिन इस सभा को जारी रखा। स्वतंत्रता की घोषणा की गई, झंडा फहराया गया। इसलिए कहा गया है कि ये खुला चैलेंज था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को दिया गया था खुला चैलेंज कि आप चाहे जो कर लें, जैसे भी आप रोकना चाहें रोक लें, आप कितनी भी नोटिस निकाल लें, कितने भी जुल्म कर लें, लेकिन ये झंडोत्तोलन और स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को पढ़ा जाना रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जाएगा। वो खुला चैलेंज दे करके उस दिन का जुलूस पूरा किया गया सफलतापूर्वक, जो कि उससे पहले कभी नहीं हुआ था। बच्चों, प्रश्नोत्तर इतना ही रहने देते हैं और वाक्य परिवर्तन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। वो आपको ज़रूर काम देगा और आपको समझ में आएगा कि वो किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। फिलहाल मैं ये तीनों आपके लिए बदल करके बता दे रही हूँ। इनको सरल वाक्य में बदलना है। 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। तो इसको हम लोग जब हम सरल वाक्य में बदलते हैं तो ये जो दो विधेय हैं उनको एक करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाकर वहां पर गिरफ्तार हो गया। मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। सरल वाक्य होगा कि मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ टोलियां बना बनाकर घूमने लगी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ये हो गया और इस तरह से आप लोग इसको सरल वाक्य में बदल लेंगे। और मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि आप वाक्य परिवर्तन वाला वीडियो देखिए। मैं इस वीडियो के साथ उसके लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके लिए आसान रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे भी व्याकरण का प्लेलिस्ट अगर अलग से बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, जिसमें समास भी है आपके लिए, वाक्य परिवर्तन भी है, उपसर्ग और प्रत्यय आदि भी हैं। तो आपको जो भी ज़रूरत होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसको देखिए, उस प्लेलिस्ट को खोल के अपने ज़रूरत की चीज़ निकालिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।